Hello everyone and welcome back to the Agri IQ. So, as in the previous video, we covered the part A and part B of AEC 5121. In this video, we will be covering its part C and part D. और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए और ऐसे जो पेपर सॉल्विंग वीडियोस हैं वो मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट इट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन रिफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. It studies the behavior of cost at different level of output when technology is assumed to be constant. It can be expressed as C is equal to F into Q. Here C is cost of production and Q is quantum of output. तो देखते हैं जो कॉस्ट फंक्शन है ये जो कॉस्ट है और जो आउटपुट है उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं तो जो आउटपुट का अलग अलग लेवल है उस पे जो कॉस्ट में जो डिफरेंट आते हैं उसको हम लोग कॉस्ट फंक्शन में स्टडी करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो टेक्नोलॉजी क्या है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें चेंजेस नहीं आ रही हैं आउटपुट के, है ना, बस उसका जो लेवल है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट फंक्शन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम लोग एफ इंटू क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे जो सी है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और जो क्यू है वो है हमारा क्वांटम ऑफ आउटपुट। ऐसे ही हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था कि ये जो आउटपुट है और जो कॉस्ट है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। और यहाँ पे जो एफ है ये है हमारा कांस्टेंट, जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। डन। सो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फार्म बजटिंग। फार्म बजटिंग हमने पहले भी देखा था फार्म प्लानिंग के साथ अपने पार्ट ए में, उसका डिटेल डेफिनेशन हम लोग अभी देखेंगे। फार्म बजटिंग इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग प्लान्स for the use of agricultural resource at the command of the decision maker. In other words, the expression of farm plan in monetary terms through the estimation of receipt, expenses and profit is called farm budgeting. ठीक है, जब हम लोग जो भी हमारे फार्म का प्लान है उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं, जैसे कि हमारा अगर कोई प्लान है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल का कलेक्शन कर रहे हैं तो उस पर अपने को कितना मनी लग रहा है, ये कितना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उन सब को हम लोग हमारे प्लान के साथ जब मॉनेटरी टर्म्स को भी मेंशन करते जाते हैं तो ये होता है हमारा फार्म बजटिंग। ओके, अब फार्म बजटिंग बनाते क्यों हैं तो इससे हमारा जो प्लान है उसको हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि हमें मतलब हमारे जो फार्म है उसमें अपने को क्या हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हमारा होगा या उतना बजट अपने पास अवेलेबल है या नहीं, कितना अपने को मतलब एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है हमारे फार्म का पूरी तरीके से, इसीलिए हम लोग फार्म बजटिंग करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तो अपने व्यू से मैं बता रही कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 साल से ये क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। 2018 से ये क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ठीक है, सो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप क्या है, इसको सबसे पहले तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप भी बोलते हैं, है ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप इज टू डिटरमाइन द optimum quantity of the variable input that will be used in the combination with fixed input in order to produce optimal level of output। देखो जो एक लेवल ऑफ आउटपुट है ना, उसके लिए क्या होता है, एक फिक्स लेवल ऑफ इनपुट हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि अगर अपने को 10 यूनिट ले लेते हैं, 10 यूनिट अपने को किसी चीज़ को क्रिएट करना है तो हम लोग ये जान रहे हैं कि उसके लिए अपने को कितना चाहिए, 7 to 8 यूनिट ऑफ इनपुट चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी एडवर्स कंडीशन जब आ जाते हैं या एबेरेंट कंडीशन आ जाता है तो क्या होता है, हमारा जो इनपुट है वो वेरी करता है। तो वो जो वेरिएबल इनपुट है ना, उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करता है हमारा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप या फिर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। वर्ड से ही क्लियर है कि ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो वेरिएबल रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करता है। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4
ये क्या है, व्हाट आर द 3 जोन्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन के 3 जोन क्या क्या हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल्ड है जिसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, द 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आर कैटेगराइज्ड बाय द स्लोप, शेप एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व, है ना। जो इसमें 3 स्टेज है उसको हम लोग किस चीज़ से क्लासीफाई किया गया है, ये स्लोप के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, या फिर जो रिलेशनशिप है उनके बेसिस, उनके बीच में, जैसे कि टोटल टोटल प्रोडक्ट जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट है, इन सब के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से इसको अलग अलग जोन में कैटेगराइज किया गया है ना। अब हम लोग एक एक स्टेज को देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लोप ऑफ द एवरेज प्रोडक्ट कर्व एंडिंग द इंटरसेक्शन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। जो पहला स्टेज है हमारा वो क्या होता है, देखो जो फर्स्ट स्टेज है अपना, है ना, ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसमें हम लोग पॉजिटिव स्लोप मतलब जो इंक्रीजिंग है ना, पॉजिटिव स्लोप को हमारे मार्जिनल कर्व में जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है उस पर डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कंटिन्यूज अप टू द पॉइंट इन विच मार्जिनल प्रोडक्ट्स बिकम नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वो अपने पीक से क्या होता है, देखो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, इसी में लेते हैं हम लोग, ये अपने पीक तक गया, ये क्या हुआ, अपने पीक तक गया, अब अपने पीक से ये क्या आएगा, नेगेटिव साइज पे आएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा थर्ड है ना, थर्ड कहाँ, थर्ड क्या है, द थर्ड स्टेज एग्जिट ओवर द रेंज ऑफ इन विच द टोटल प्रोडक्ट कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अब ये जो हमारा स्लोप है, ठीक है, ये जो हमारा स्लोप यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये जो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, नेगेटिव फॉल स्टार्ट हुआ, लेकिन थर्ड में क्या हुआ कि ये जो स्लोप हमारा नेगेटिव वाला क्रिएट हो रहा है ना, ये हमारा है उसका थर्ड स्टेज। तो ऐसा करके हमारे तीनों स्टेज क्या होते हैं, डिवाइडेड रहते हैं। अब इन स्टेज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन स्टेज 1 एवरेज, हम लोग देखे पहले से ही ये चीज़ की एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव है मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है, मतलब सेकंड वाले में क्या होता है, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, मैंने बताया स्लोप में कि प्रोडक्ट क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो टोटल प्रोडक्ट होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। और एक चीज़ आपको इन तीनों लाइन से पता चलता है कि स्टेज 1 को हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट, स्टेज 2 को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, और स्टेज 3 को हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। ओके, अब हम लोग देखेंगे इनको एक एक करके। तो स्टेज 1 क्या है, ये शॉर्ट रन प्रोडक्ट है ना। शॉर्ट रन प्रोडक्शन मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन कम है, ठीक। स्टेज 1 arises due to increasing average production as more of the variable input is added to the fixed output, the marginal product of the variable input increases। क्या हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव के साथ साथ इसमें क्या होता है, जो इनपुट है, इनपुट का अमाउंट बढ़ते जाता है, जो फिक्स्ड इनपुट है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 8 यूनिट हमारा इनपुट है तो उसके साथ जो इनपुट हम लोग को और ऐड करना पड़ रहा है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए इसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमारा आया स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, ये डिक्रीजिंग तो होता है ना, डिक्रीज होता है, लेकिन हमारा जो मार्जिनल रिटर्न है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमने देखा कि स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है ना। अब इसमें क्या होता है, यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल रिटर्न। ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल रिटर्न, जो हमने क्या देखा था, रिटर्न टू स्केल वाला लॉ जो हमने देखा था पार्ट ए में, ये वही लॉ है, ठीक है। ये क्या बताता है अपने को कि जितना इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं ना, जितना इंक्रीज अपन करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे आउटपुट के। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या है, द ऑनसेट ऑफ स्टेज 3 रिजल्ट ड्यू टू नेगेटिव मार्जिनल रिटर्न। इन दिस स्टेज ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन द लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल रिटर्न causes marginal product to decrease so much that it becomes negative। इसमें क्या होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा वो जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है, मैंने बताया जैसे
अपना क्या होगा, सबसे पहले स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे, सेकंड स्टेज में पहुँचे। सेकंड स्टेज पे क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, जितना ऐड करते जाते हैं हमको उस हिसाब से उसका डिक्रीज़ होते जाता है। पर जो हमारा थर्ड स्टेज है उसमें स्टेबल होने के बाद क्या होता है कि ये हमको नेगेटिव स्लोप मिलता है ना। तो यही क्या है, हमारा स्टेज 3 है। ओके, अब इसको ग्राफ के फॉर्म में बताती हूँ। जैसे देखो 3 स्टेज है, यहाँ पे हम लोग लिए टोटल प्रोडक्ट और हम लोग लिए लेबर, है ना। पहले हम लोग ये वाला ग्राफ देखेंगे, फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि हमारा इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज के बाद सेकंड स्टेज में क्या हुआ, अपने को जो इनपुट है वो तो इंक्रीज मिला, लेकिन हमारा प्रोडक्ट हमारा स्लोप कैसा है, पॉजिटिव वे में है। लेकिन थर्ड में क्या होता है, वो डिक्रीजिंग और हमको नेगेटिव स्लोप मिलता है। ये डाउनफॉल कर रहा है ना, ये मतलब ये क्या हुआ, ये देखो ये डाउनफॉल है, मतलब ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और ये हमारे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट वाला। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ है, अपने को पहले इंक्रीजिंग मिला फिर डिक्रीजिंग मिला। ओके, सो आई थिंक दिस आंसर इज़ क्लियर। जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तीनों जोन्स के बारे में हमको पूछा गया था। तीनों जोन्स क्या क्या हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होता है, जो एवरेज प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होता है और इंक्रीजिंग होता है। स्टेज 2 में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है लेकिन जो हमारा स्लोप है वो डिक्रीजिंग होता है। स्टेज 3 में क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट ही डाउनफॉल करना शुरू करता है, मतलब डिक्रीज होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो पीपीसी कर्व होता है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बताना है। तो इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज बोथ द वेरिएबल इन्वॉल्व इन द इक्वेशन आर इन्वर्सली रिलेटेड एज one increase then the other decrease and vice versa because the resource are constant। क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्लोप है ना, ये एक ग्राफ हम लोग देखते हैं, ये एक्स हुआ हमारा, ये वाई एक्सिस हुआ। इस ग्राफ में क्या होता है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये अपना लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट है ना। तो ये क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट इसमें स्लोप क्रिएट होता है। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है ना, कि जैसे जैसे एक चीज़ का जब बढ़ते जाता है तो दूसरा क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्स एक्सिस वाला फैक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, वाई एक्सिस वाला फैक्टर वैसे ही डिक्रीज होते जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं द कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन सिंस रिसोर्स आर यूज स्पेसिफिक देयर फॉर एवरी टाइम when one more unit of commodity is produced, more unit of the other commodity is sacrificed। ओके, तो ये हमारा शेप कैसा बनता है, जैसे कि हमारा शेप कैसा बना, ऐसा बना। तो ये बोल रहा है कि अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इसका शेप क्या होता है, कॉनकेव बनता है। ओके, तो ये चीज़ अपने को क्लियर ही है कि ये कॉनकेव बन रहा है ना। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो आउटपुट में चेंज आ रहा है लेकिन कॉस्ट में उसके चेंज नहीं आएगा, ये हुआ हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ, द कॉस्ट विच चेंजेस एज लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, है ना। क्या हो रहा है, जो आउटपुट के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है वो हमारा हुआ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो आउटपुट के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा है वो हमारा हुआ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट मतलब कि टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है इज़ द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होता है कि जब हम लोग टीएफसी और टीवीसी को ऐड करते हैं
तो इन दोनों का जो सम होता है वो होता है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हमको बताना है ना। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कि हमने वो देखा था टाइप्स ऑफ फार्म, है ना, क्वेश्चन पार्ट बी में। दिखाती हूँ मैं, एक मिनट। ये जो साइज ऑफ फार्म के बेसिस पे हमने देखा था, है ना, तो इसी के बेसिस पे जब टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर इकोनॉमिक्स के पर्पज से पूछ रहा है, मतलब कि वो रेंज के बेसिस पे पूछ रहा है, मतलब कि हमारा कौन सा आएगा, लैंड होल्डिंग वाला आएगा, है ना। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो मार्जिनल फार्मर हैं उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर है ना। जो स्मॉल फार्मर हैं उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर है। जो सेमी मीडियम फार्मर हैं उनके पास 2 से 4 हेक्टेयर है। जो मीडियम है उनके पास 4 से 10 है। और जो लार्ज है उनके पास मोर देन 10 है ना। तो यही हुआ हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग, है ना, कि जिनके पास लेस देन 1 है उनका क्या हुआ, वो स्मॉल टाइप ऑफ फार्मिंग हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू द रेट एज आई टोल्ड इन पार्ट बी। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्म प्लानिंग। फार्म प्लानिंग के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है ना। तो फार्म प्लानिंग इनेबल अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स एंड देयर बेस्ट एलोकेशन. It helps farmer to take decision in relation to selection of crops, hectarage under different crops and kind and number of livestock to be maintained. It helps the farmer to identify the input and credit needs. फार्म प्लानिंग क्या है कि ये एक फार्मर को एक केयरफुल रिसोर्स प्रोवाइड करता है या फिर एक केयरफुल प्लान प्रोवाइड करता है कि जितने भी रिसोर्स उसके पास पहले से हैं उनका बेस्ट यूज़ वो कर सकें, है ना। ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। जितने भी यूज़ उसके पास हैं उसका बेस्ट रिसोर्स ये कर सकता है। एलोकेशन तक हो गया हमारा पहला पॉइंट। एलोकेशन के बाद इट हेल्प्स फार्मर टू टेक डिसीजन, मतलब कि ये क्या कर रहा है, फार्मर को उसके पास कितना लैंड होल्डिंग है उसके हिसाब से स्पेसिफाइड डिसीजन लेने में हेल्प करता है ना। डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसको अपने लाइफ स्टॉक्स को किस तरीके से मैनेज करना है उसको एक्सप्लेन करता है। फार्मर को जो भी इनपुट्स वो यूज़ कर रहा है या जितने भी क्रेडिट उसको चाहिए उसको उसमें वो हेल्प करता है जानने के लिए कि अपने को इतना इनपुट चाहिए तो इतना क्रेडिट अपने को लेना पड़ेगा। ये 4 हुआ हमारे पास 4 पॉइंट्स, है ना। आई एम सॉरी कि मैंने इसको एक थ्योरी पर्पस पे लिख दिया, पर आपको इसको एक पॉइंट के फॉर्म में लिखना है अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, डिफाइन द टेक्निकल इफिशियंसी। टेक्निकल इफिशियंसी क्या होता है ये बताना है अपने को। तो टेक्निकल इफिशियंसी रिफर्स टू द फिजिकल रिलेशन बिटवीन रिसोर्स, मतलब कि कैपिटल एंड लेबर एंड हेल्थ आउटकम. A technically efficient position is achieved when the maximum possible improvement in outcome is obtained from a set of resource input. टेक्निकल इफिशियंसी क्या है, जितने भी रिसोर्स प्रेजेंट हैं जैसे कि जो भी कैपिटल है या लेबर है ना, उनके बीच में एक फिजिकल रिलेशन को बताता है कि किस हिसाब से हमको उन सब को किस फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे तो जो हमारा आउटकम है वो एक हेल्दी वे में आएगा, मतलब एक पॉजिटिव आउटकम हमको मिलेगा। ये होता है टेक्निकल इफिशियंसी। ठीक, अब ये क्या है, ये कैसे पॉसिबल है टेक्निकल इफिशियंसी, तो जब हम लोग जितने रिसोर्स अपने पास प्रेजेंट है उन सब का एक सेट बना लेते हैं और एक इनपुट की तरह यूज़ करते हैं, तब हमारा टेक्निकल इफिशियंसी और बेटर बन के आता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिफाइन लीनियर प्रोग्रामिंग कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ द मेथड यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू ऑप्टिमाइज द आउटकम ऑफ अ फंक्शन। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक मेथड है जिससे हम लोग जो हमारा आउटकम है ना, उस आउटकम को हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब उस आउटकम को हम लोग मैथमेटिक्स वे से डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारा हेल्दी आउटकम क्या है। ये होता है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। ओके, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है कि ये क्या करता है, अपने को एक
ईजी और एफिशिएंट और एक बेस्ट वे देता है कि हम लोग अपने आउटकम को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर पाते हैं अपने प्रोसेस से पहले ही। ओके, और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक स्किल्ड रिक्वायरमेंट लेता है। ओके, इन सबको भी आपको इसमें इंक्लूड करना है क्योंकि ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है ना। सो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 10 लाइन्स अबाउट इट। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड। टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड क्या क्या है। सो द टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड आर एज फॉलोज। इसके अलावा और भी टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स हैं, है ना, या फिर इसमें हम लोग इसको और अगर स्पेसिफाई कैरेक्टराइज करते हैं तो ये और बहुत सारे क्लासिफिकेशंस में आता है। लेकिन जो एक्चुअल टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले कल्टीवेशन रजिस्टर। इसमें क्या देखते हैं हम लोग पहले है क्या क्या। कल्टीवेशन रजिस्टर, कैश बुक, स्टॉक बुक, इशू रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, लेबर रिक्विजिशन बुक, अटेंडेंस रजिस्टर, डेड स्टॉक, राशन बुक, पियून बुक, जनरल रजिस्टर इफ़ एनी। ये एन नहीं है, ये एनी होगा, जनरल रजिस्टर इफ़ एनी। ओके, तो ये क्या होता है, सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कल्टीवेशन रजिस्टर। कल्टीवेशन रजिस्टर क्या होता है कि अपने किस किस जो कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लोग बाकी चीज़ को मैनेज करेंगे। तो कौन कौन सा कल्टीवेशन को अपना रहे हैं उसको हम लोग को मेंटेन करने के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हैं। अब रजिस्टर, अब बहुत सारे लोग का ये क्वेश्चन होगा कि अगर हम लोग खुद कल्टीवेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत क्या है। अब हमको तो पता है ना हम क्या क्या कल्टीवेशन कर रहे हैं, बट ये सब क्या है, जब हम एक फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं मतलब बहुत सारे फार्मिंग को साथ में कर रहे हैं तो उनमें अलग अलग क्या इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, उन सबको एक साइंटिफिक वे में जब हम लोग करते हैं तो हमको ये मेंटेन रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन उसमें हम ही करें, या जब हम लोग एक साइंटिफिक वे से करते हैं तो हमको डिटेल भी प्रोवाइड करना होता है, या हर चीज़ को एक बेस्ट वे, एक एफिशिएंट वे में हमको परफॉर्म करना रहता है। इसलिए इन सब रिकॉर्ड को रखना ज़रूरी है। उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड हमारे पास कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है कि हम लोग जो भी कैश इनपुट उसमें यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग मेंटेन करेंगे। स्टॉक बुक में हम जो हमारे पास स्टॉक है, इशू रजिस्टर, जो भी चीज़ अगर हम लोग किसी को लैंड करते हैं वो मेंटेन करके रखेंगे ताकि हमारे जो भी इनपुट्स हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनका एक हमारे पास रिसिप्ट मेंटेन रहे। रिसिप्ट रजिस्टर, जो भी अगर हम लोग उसमें अपना इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हमको एक रिसिप्ट प्रोवाइड किया जाता है हमेशा। उन सबको जब हम लोग मेंटेन करते हैं तो हमारा जो कैश फ्लो है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता है। लेबर रिक्विजिशन बुक, जब हम लोग एक बड़े लैंड होल्डिंग के फार्मर हैं तभी हम लोग टाइप ऑफ रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लार्ज लेबर पावर अपने को रिक्वायर्ड होती है। तो कि मतलब अमाउंट ऑफ लेबर को हमको इसमें मेंटेन करके रखना होता है कि एक पर्टिकुलर डे पे कितने लेबर ने वर्क किया है, सो दैट दे कैन बी प्रोवाइडेड देयर वेजेस। ठीक है, क्योंकि ओरल फॉर्म में इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर भी इन लेबर्स के लिए ही है कि किस दिन कौन सा लेबर प्रेजेंट है। ओके, फिर डेड स्टॉक। डेड स्टॉक मतलब क्या कोई ऐसे स्टॉक हैं जो हमारे फार्म में रिक्वायर्ड है पर वो ख़त्म होने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे राशन बुक। राशन बुक, कितना उसमें राशन हमारा रिक्वायर हो रहा है या कितना एक्सपेंड हो रहा है हमारा राशन। उसके बाद पियून बुक। पियून बुक भी हमारा लेबर बुक टाइप का ही है। उसके बाद जनरल रजिस्टर इफ एनी। तो जनरल रजिस्टर में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी नॉर्मल फंक्शनिंग अगर इन सब हमारे फार्म रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं आ रहे हैं और वो एक स्पेशल स्टेप अगर हम लोग हमारे फार्म में ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरल रजिस्टर में नोट करते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म प्लानिंग, कि फार्म प्लानिंग तो हम करते हैं पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्यों करते हैं, है ना। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म प्लानिंग इज improvement in the standard of living of the farmer, and immediate goal is to maximize the net income of the farmer through improved resource use planning. In short, the main objective is to maximize the annual net income sustained over a long period of time. तो ये क्यों करते हैं हम लोग, जो हमारा एनुअल सबसे मेन है कि हमारा जो नेट इनकम है एनुअल उसको हम लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं, है ना। अब इसमें
मेन और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ये इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि इसमें हर चीज़ एक प्लान वे में है। और एक फार्मर जब प्लानिंग नहीं करता है तो वो बहुत कंफ्यूज्ड रहता है कि कब उसको कौन सा स्टेप करना है। जब पहले से हर चीज़ प्लान्ड है कि किस स्टेप को किस तरीके से परफॉर्म करना है, कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, तो जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहता है वो इम्प्रूव हो जाता है। और ये सब को जब हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे फार्म में एक फार्म प्लानिंग के थ्रू, तो जो नेट इनकम है वो भी फार्मर का बढ़ जाता है। और अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम लोग नेट इनकम को इम्प्रूव कर सकें। डन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट सी। अब हम लोग देखेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमारा पहला क्वेश्चन है सॉरी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। देखो, हमारे पास दो प्रोडक्ट दिया गया है ना, उन दोनों का कंबाइन करना है हम लोग को, और उसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है उस चीज़ को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उस चीज़ को हम लोग को इसमें बताना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो MRPS रहता है, ठीक है, उसका इन्वर्स प्राइस रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो इन्वर्स प्राइस रेशियो है वो इक्वल होता है हमारा MRPs के। अब since the slope of PPC represents MRPS of ISO revenue line represent price ratio, the optimum combination of two product will be at the point where slope of PPC and ISO revenue line are equal. Hence, optimum combination of two product can be obtained where those two curve tangent each other. From the tangency point, the perpendicular taken on both axes, it will the क्वांटिटी ऑफ y2 एंड y1 विच विल बी द ऑप्टिमम जोन। देखते हैं, है ना। एक ये हमारे पास है एक ग्राफ, ये हुआ हमारा x एक्सिस, ये हुआ हमारा y एक्सिस। ये है हमारा y1 मतलब कि पहला रिसोर्स जो इसमें टू प्रोडक्ट बोला गया है ना वो। ये हुआ हमारा y2 मतलब कि दूसरा रिसोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक है हमारे पास PPC कर्व। ठीक, तो PPC का लाइन लेते हैं हम लोग, एज्यूम करना है इसको सिर्फ। PPC का लाइन जैसे हम लोग ले रहे हैं ऐसा, है ना। और जो आइसो रिवेन्यू लाइन है वो है हमारा ऐसा। ठीक, तो जो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं, है ना, टेंजेंट मतलब जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करते हैं, मतलब कि ये इसका टेंजेंसी पॉइंट है, तो इससे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पे जिस पॉइंट को डिनोट करते हैं, ये होगा हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन जिससे हमको एक प्रोड्यूस सही फॉर्म में मिलेगा, है ना, या फिर मैक्सिमाइज्ड मिलेगा। तो ऐसे होता है हमारा फाइंड करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है एक्सप्लेन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड राइट इट इम्पॉर्टेंस। जो कॉब डगलस थे उन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, उसको एक्सप्लेन करना है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ को अपने को बताना है। The original Cobb-Douglas production function developed in 1920s by economist Paul Douglas and mathematician Charles Cobb describe the relationship between the quantity of output and two factor of production, physical capital and labor. देखो, जो कॉब डगलस ने प्रोडक्शन फंक्शन दिया था उन्होंने 1920 में दिया था, है ना। और इसमें और दो साइंटिस्ट थे, मतलब इकोनॉमिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। कौन कौन थे? पाल डगलस और चार्ल्स कॉब। ओके, इन्हीं दोनों जब मिला के दिए तो इनका प्रोडक्शन फंक्शन का नेम इन्होंने क्या रखा? कॉब डगलस, ताकि दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन शो हो। अब ये क्या करते हैं, ये एक रिलेशनशिप देते हैं हम लोग को, जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है जैसे फिजिकल कैपिटल है या जो भी लेबर है, उनका रिलेशन जो आउटपुट की क्वांटिटी के साथ कैसा होता है, इस चीज़ को इन्होंने अपने फंक्शन में बताया है। तो ये कैसा है देखते हैं हम लोग। द कैपिटल रिप्रेजेंट्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिजिकल एसेट एंड नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन सच एज बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट।
द लेबर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्टिव एफर्ट ऑफ द वर्क फोर्स मेजर्ड इन पर्सन आवर, है ना। देखो इसमें दो 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 प्रोडक्शन फंक्शन की बात की है इन्होंने। जैसे कि कैपिटल, कैपिटल क्या है, ये मॉनेटरी वैल्यू को बता रहा है ना, कि जितने भी अपने को जो एसेट्स की ज़रूरी है या जो भी कैपिटल मनी के फॉर्म में ज़रूरी है, इसको ये एक्सप्लेन करता है हमारा कैपिटल। और लेबर किस चीज़ को बताता है, जो भी वर्क फोर्स उसमें रिक्वायर्ड है, ठीक, जो एक पर्सन कितने आवर काम कर रहा है, ये सब जो रिक्वायर्ड है उसको हमारा लेबर शो करता है। द एक्सपोनेंट इज अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1 दैट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ elasticity of output with respect to capital. For example, an elasticity of 50% means that every dollar of capital investment translates to an increase in production value at $0.5. The other exponent is the elasticity of output with respect to labor. The two elasticity are complementary percentage which add up to 100%, reflecting the proportional contribution of each factor to any increase in production. मतलब कि जब हम लोग सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं, है ना, अगर हम लोग सिर्फ क्या किए, कैपिटल के बेसिस पे लिए, ये हुआ हमारा, अगर हम लोग लेते हैं सिर्फ कैपिटल के बेसिस पे, है ना, तो जब कैपिटल के बेस पे अपन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको 0.5% इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग लेबर और कैपिटल दोनों के कंप्लीमेंट्री फॉर्म में ले रहे हैं तो हमको कितना 100% इंक्रीज शो होता है। ये बोले थे हमारे कॉब डगलस कि जब हम लोग दोनों को साथ में उनका रिलेशनशिप जो है अपने कैपिटल और लेबर के बीच में जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है उनके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके जब हम लोग किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो अपने को मैक्सिमम यील्ड मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्म यूजेस द प्रोडक्शन फंक्शन टू डिटरमाइन हाउ मच आउटपुट दे शुड प्रोड्यूस given the price of good and what combination of input they should use to produce given the price of capital and labor। यही चीज़ हुआ जो मैंने यहाँ बताया कि इससे ये पता चलता है कि क्या कॉम्बिनेशन इनपुट का उनको यूज़ करना है ताकि उनको क्या हुआ, एक गिवन प्राइस ऑफ आउटपुट में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब गिवन प्राइस ऑफ कैपिटल या फिर लेबर में वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी उनको पता चलता है। तो इससे क्या होता है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत ईजी हो जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मेजर्स टेकन अगेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सबसे पहले रिस्क और अनसर्टेनिटी क्या होता है ना, ये चीज़ अपने को समझना है। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट, मतलब उनको अवॉइड करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेजर्स लेते हैं या उनको रिड्यूस करने के लिए हम लोग कौन कौन से मेजर्स अपनाते हैं। तो सबसे पहले रिस्क क्या होता है, किसी के भी अगेंस्ट जब भी हम लोग किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या एडवर्स कंडीशन हमको उसमें फेस करनी पड़ सकती है, ये होता है हमारा रिस्क। जैसे कि पॉलिटिकल रिस्क होता है, सोशल रिस्क होता है, इसके बारे में हमने पिछले ABM के पेपर में डिस्कस किया हुआ भी है ना। तो क्या क्या मेजर्स लेते हैं हम लोग इसके अगेंस्ट। सबसे पहला है डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड है इंश्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। सबसे पहले हम लोग एक एक करके अब इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप और एलाइड इंटरप्राइज to avoid the yield and price uncertainty of depending on a single crop or enterprise. Example, diversification with crop and livestock is very common. डाइवर्सिफिकेशन मतलब किस चीज़ को शो कर रहा है, ये एक वर्ड से पता चल रहा है, एक डाइवर्स पॉपुलेशन को शो कर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हम लोग एग्रीकल्चर के टर्म में जब देखते हैं, दो क्रॉप्स को हम लोग साथ में ग्रो करते हैं या फिर दो एलाइड इंटरप्राइज को हम लोग क्या करते हैं, साथ में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, जितने अगर अपन जब एक सिंगल क्रॉप लगाते हैं ना तो हम लोग उसी के आउटपुट पे डिपेंड हैं, उससे हमको जितना इनकम मिलेगा उसी पे डिपेंडेंट है हम लोग। लेकिन जब हम लोग डाइवर्सिफिकेशन यूज़ करते हैं, मतलब दो क्रॉप्स को साथ में लगाएंगे, तो क्या होगा, अगर एक क्रॉप हमारा फेल भी हो जाता है ना, उससे अगर हमको नहीं भी मिलता है इनकम, सेकंड से तो मिलेगा ही, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि दोनों लॉस हो गया
और अगर दोनों लॉस हो भी जाता है तो उसके लिए भी नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे क्या है दूसरा मेज़र, है ना। तो ऐसा हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सबसे कॉमन टाइप का जो डाइवर्सिफिकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है हमारा डाइवर्सिफिकेशन विथ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक। मतलब कि क्रॉप भी उगाए हैं हम लोग और लाइव स्टॉक की रियरिंग भी कर रहे हैं। जैसे कि जब एक जो स्मॉल फार्मर है वो क्या करता है, फार्मिंग भी करता है, उससे उसको जितना भी जो फार्म वेस्ट होते हैं जैसे कि उसको मिलता है हे वगैरह, उसको वो लाइव स्टॉक के लिए यूज़ करता है। लाइव स्टॉक से जो भी उसको मैन्योर्स वगैरह मिल रहे हैं उसको वो फार्म में यूज़ कर लेता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक ये दोनों क्रॉप्स क्या करते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट्री भी प्रोवाइड कर रहे हैं और फार्मर को रिस्क और अनसर्टेनिटी कंडीशन से बचाते भी हैं। ये हुआ हमारा डाइवर्सिफिकेशन। उसके बाद है सेकंड, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, फार्मर कैन इंश्योर देयर क्रॉप्स अगेंस्ट लॉस ड्यू टू स्टॉर्म, फायर और पेस्ट एंड डिसीज। इन इंडिया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC incorporated in 2002 offer yield based and weather based crop insurance program in almost 500 district of India। देखो, इंश्योरेंस को हम लोग नॉर्मल व्हीकल्स के टर्म में समझते हैं। जैसे व्हीकल में अपन क्या करते हैं, जब इंश्योरेंस कराते हैं तो जब कोई भी एडवर्स कंडीशन आ जाता है या कोई भी एबरेंट उससे मतलब कोई भी घटना हो जाती है तो क्या होता है, अपने को उसका फीडबैक मिलता है ना, ये रिव्यू प्रोवाइड होता है अपने को उसका। वैसे ही इंश्योरेंस है क्रॉप के लिए भी। तो इसको कौन प्रोवाइड करता है, जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड AIC, ये क्या करता है 2022 में बना हुआ है ये, है ना। और ये यील्ड बेस्ड या फिर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और ये अभी के डेट में इंडिया में 500 से ज़्यादा जिलों में भी यूज़ हो रहा है ना। इसमें फार्मर क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं कि अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि स्टॉर्म के कारण उनका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है या फायर या फिर पेस्ट या डिजीज़ अटैक, तो अगर अपने पास इंश्योरेंस है तो हम लोग उसको फाइल करके अपना जो भी उसके लिए रिवेन्यू बनता है वो ले सकते हैं, है ना, या उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थर्ड इसमें है मेज़र हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। means the measure provisions in a farm plan to transfer resource from one enterprise to another enterprise without difficulty in order to gain larger profit. Transfer of resource become necessary because of anticipated loss in one enterprise or an anticipated rise in profit in another enterprise or both। इसमें क्या होता है, जितने भी जो रिसोर्सेज हैं उनको इजीली हम लोग एक इंटरप्राइज से दूसरे इंटरप्राइज में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग लार्जर बेनिफिट उससे उठा सकते हैं, ठीक। तो ये भी रिस्क और अनसर्टेनिटी से हमको बचाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट मेजर जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट आर मेड विथ इनपुट सप्लाइंग एजेंसी और फॉर सेलिंग फार्म प्रोडक्ट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन प्राइस। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से पहले से कर लिए, जैसे कि मैं फार्मर हूँ, है ना, और आप क्या हैं किसी चीज़ को बाई करेंगे, तो पहले से हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको सेल कर रही हूँ और आप मेरे को इतनी प्राइस दे रहे हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तब अगर प्राइस फॉल भी हो जाता है पर मेरे को वही रेज्ड प्राइस में जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसी पे आप मेरे को देंगे। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। एक दूसरा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि फार्मर जितनी भी इनपुट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है, जो भी अटेंडर है वो उसको कल्टीवेट करेगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि वो रिस्क से बच जाता है, ठीक। दिस वॉज ऑल अबाउट मेजर्स टेकन अगेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मेरे को लगता है कि ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिटर्न एंड इट्स टाइप। लॉ ऑफ रिटर्न क्या है और इसके टाइप्स। तो लॉ ऑफ रिटर्न देखते हैं। तो पहले भी मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिटर्न ये पार्ट ए में मैं बोली थी कि उसको आगे समझाऊंगी मैं, तो इस क्वेश्चन से आपका वो वाला भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है वो, क्यों उसका लॉ ऑफ रिटर्न वाला ऑप्शन सही हुआ था। तो लॉ ऑफ रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी बोलते हैं, ठीक।
तो इसमें क्या होता है, रिफर टू एन इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इन द सेम प्रपोर्शन। जितने भी जो इनपुट हैं वो जब एक प्रपोर्शन पे इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी उसके साथ इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू एफ इंटू एल के। ओके, P यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, और L या फिर की हमारा कांस्टेंट होता है ना, और L क्या है, हमारा इनपुट को शो कर रहा है। उसके बाद आए हम लोग, तीन टाइप के इसके लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होते हैं, है ना। ये क्या क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसमें एक डिमिनाइजिंग रिटर्न टू स्केल, और तीसरा होता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब तीनों क्या होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये ऐसे सिचुएशन को शो करता है जब हमारा आउटपुट एक हाई रेट पे इंक्रीज हो रहा है, जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा इनपुट में इंक्रीज हो रहा है उससे ज़्यादा हमारे आउटपुट में इंक्रीज हमको मिल रहा है। ठीक, एग्जांपल के लिए अगर हमने आउटपुट में 2 यूनिट इंक्रीज़ किया है, तो हम इनपुट में 2 यूनिट इंक्रीज़ किया है, तो आउटपुट पे हमको कितना मिल जा रहा है, 4 यूनिट इंक्रीज़ मिल जा रहा है। पर हमारा लॉ क्या बोलता है कि सेम रेट पे इंक्रीज़ होता है। ओके, लेकिन इस पे अपने को ज़्यादा इंक्रीज़ मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब हम लोग देखते हैं जो डिमिनाइजिंग रिटर्न है। ये डिमिनाइजिंग रिटर्न क्या होता है, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज एट लोअर रेट देन इनपुट इंक्रीजेज। अगर हम लोग आउटपुट में 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, सॉरी, इनपुट में 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, पर हमको आउटपुट में सिर्फ 1 यूनिट का इंक्रीज मिल रहा है। ठीक, ये हुआ हमारा सेकेंड कंडीशन, ये हुआ हमारा फर्स्ट कंडीशन। थर्ड, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल refers to situation when output increases as a rate equal to increase in input। अगर अपन थर्ड में क्या है, इनपुट में अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 यूनिट का इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, 2 यूनिट इनपुट में इंक्रीज कर दिए, तो आउटपुट में भी अपने को 2 यूनिट का इंक्रीज मिलता है। तो ये हुआ हमारा कांस्टेंट रिटर्न, ये हुआ हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हुआ हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न। ओके, क्लियर। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट। जो इक्वी मार्जिनल रिटर्न प्रिंसिपल है, ये भी आपके पार्ट डी में था, है ना, ऑप्शन में, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, द प्रिंसिपल सेज इफ अ स्केयर रिसोर्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 or more uses, the highest total return is obtained when the marginal return per unit of resource is equal to all alternative uses। ये क्या बोलता है, जितने मतलब जो भी स्केयर रिसोर्सेज है, मतलब जो भी लिमिटेड रिसोर्स अपने पास प्रेजेंट है, उसको हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2 या जो से ज़्यादा यूजेस में, है ना, तो जो हमारा हाईएस्ट टोटल रिटर्न है वो पर यूनिट रिसोर्स अपने को कितना देगा, जितने भी अल्टरनेटिव यूज़ हैं उससे इंक्रीज देगा। ठीक, जितना हम लोग उसमें रिसोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमको मिल जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। फिर है हमारा रिलेशनशिप ऑफ फार्म मैनेजमेंट विद अदर साइंसेस। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि जो फार्म मैनेजमेंट है उसका दूसरे साइंसेस से क्या रिलेशनशिप है। तो दूसरे साइंस का मतलब इसमें क्या बोल रहा है, दूसरे साइंस का मतलब आप लोग इसमें जैसे कि जितने भी और सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्रोनॉमी, अगर देखते हैं, है ना, एग्रोनॉमी से इसका कैसा रिलेशन है। तो इस फार्म मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्रोनॉमी में अपन क्या करते हैं, फार्म का मैनेजमेंट करते हैं। तो उसमें हम लोग जितने भी टाइप के कल्टीवेशन कर रहे हैं, है ना, जितने भी कल्टीवेशन किए वो हमारे फार्म मैनेजमेंट में हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जितना भी जो बजटिंग होगा वो किसके द्वारा होगा, फार्म मैनेजमेंट के थ्रू होगा। ये रिलेशन हुआ हमारा एग्रोनॉमी से। फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि अपना एंटो देखते हैं, है ना,
जब हम लोग एंटोमो का देखते हैं तो एंटोमो में क्या होगा, जितने भी जो इंसेक्ट या पेस्ट के अटैक हैं, इससे हमारा बजटिंग क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, या हमको एक हाई बजट की रिक्वायरमेंट होती है उनके कंट्रोल करने के लिए। ये रिलेशन हुआ हमारे एग्रोनॉमी से। सेम रिलेशन होगा हमारा पैथोलॉजी से। वैसे ही आपको डिफरेंट जो साइंसेस हैं उनसे इनका रिलेशन लिखना है। सो ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, सो मैंने इसको यहाँ पर डील नहीं किया। बट जैसे मैंने जिन पॉइंट्स को आपको बताए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको हर एक जो दूसरे साइंस है जो हम लोग एग्रोनॉमी में सॉरी एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं, उन सबसे इसका रिलेशनशिप आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है स्टेप्स और स्टेज ऑफ बिजनेस फार्म एनालिसिस। तो फार्म एनालिसिस के लिए मेजरली 3 स्टेप होते हैं। वो क्या क्या है? प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट एंड एक्टिविटी, एनालिसिस ऑफ द डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि जितना भी उसमें एक्टिविटी जो भी, जैसे कि फार्म बजटिंग हमने किया था, फार्म प्लानिंग किया था, जितने भी जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग उसमें कर रहे हैं, है ना, उन सब को हम लोग क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ताकि हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, जितना भी इनकम हुआ है, क्या क्या हमने इसमें स्पेंड किया है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, जिससे हम लोग एक पहला स्टेप लेंगे हमारे एनालिसिस के लिए। फिर हम लोग जो डाटा इस रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या किए हैं, मेंटेन किए हैं, इस रिकॉर्ड में मेंटेन किए हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, ताकि जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए कि क्या हम लोग रिसोर्स यूज़ किए हैं, कितना स्पेंड हुआ है, कितना इनकम था, कितना एक्सपेंडिचर था, ये सब पता चलेगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इन सारे डेटा का कैलकुलेशन करके जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट निकलता है कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ हमको पूरे इस फार्म में, कितना हम लोग स्पेंड किए हैं, कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ग्रॉस इनकम है, कितना नेट इनकम है, ये सब हमको मिल जाएगा। और जब हम इन सब स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा फार्म हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि ये जो फार्मिंग सीजन था या फार्मिंग ईयर था हमारे लिए बेनिफिशियल था, हम प्रॉफिट में थे या हम लॉस में थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड AEC 5121, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू मोर सच लेक्चर्स और आपको एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।